Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes, and this is the last video of chapter 3 atoms and molecules. What you have learned is the topic for the day, and we will discuss in this topic that whatever we have discussed earlier, so from that what you have learned here. So let's start with the first point. During a chemical reaction, the sum of the masses of the reactants and products remains unchanged. कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर सम हम देखते हैं किसका, मासेस का, किसके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, वो रिमेन यानी वो बदलता नहीं है. एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. Means the mass of reactant is always equal to the mass of product. तो इसे हमने ये सीखा चैप्टर से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है. इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस. कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनिट प्रोपोर्शन और रेशो में होंगे बाय मास. जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें क्या है, 1:8 का रेशो होता है, यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा. ये यूनिट बोल देते हैं उसे, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. तो हमने टू लॉज के बारे में सीखा इस चैप्टर से, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस के बारे में. फिर हम जब नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचे तो हमने पढ़ा था कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. कि एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का कि जो जनरली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं. तो ये एटम की डेफिनेशन पढ़ी हमने. फिर हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी कि ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. और मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए वहां पे, ऑर्डिनरी कंडीशंस होनी चाहिए. तो इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. वो मॉलिक्यूल जो है वो अपने सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है जैसे एटम करेगा. Then we move on to the chemical formula. A chemical formula of a compound shows its constituent elements and the number of atoms of each combining element. तो chemical formula तो ये बताता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और उन एलिमेंट्स में भी कितने एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, ये हमने केमिकल फॉर्मूला में सीखा. Then clusters of atoms that act as an ion are called polyatomic ion. They carry a fixed charge on them. Cluster of atoms यानी बहुत सारे एटम्स मिलके एक चार्ज आ जाता है उनके ऊपर, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन बोल देते हैं. जैसे OH निगेटिव, एक से ज्यादा एटम है तो वो भी पॉलीएटॉमिक आयन. जैसे हमारे पास SO4 2 निगेटिव होता है तो वो भी क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. The chemical formula of a molecular compound is determined by the valency of each element. कि अगर आपको किसी भी molecular compound का chemical formula पता निकालना है, कैलकुलेट आउट करना है, तो आपको एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए. अगर आप वैलेंसी के बारे में नहीं जानते तो केमिकल फॉर्मूला कभी भी ठीक नहीं लिख सकते हैं. In ionic compounds, the charge on each ion is used to determine the chemical formula of the compound. अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं मतलब जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होती है, जो चार्ज है हर एक आयन के ऊपर, उसको हम यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए. Scientists use the relative atomic mass scale to compare the masses of different atoms of elements. साइंटिस्ट ने रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को यूज किया जिससे हम अलग अलग एलिमेंट्स के मासेस को कंपेयर कर सकते हैं. एटम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स आर असाइन्ड अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 and the relative masses of all other elements are obtained by comparison with
द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हमने क्या लिया कि कार्बन 12 का आइसोटॉप्स लिया। आइसोटॉप मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। जो दूसरा आइसोटॉप्स है कार्बन का, वो C14 होता है। तो हमने उस कार्बन 12 के आइसोटॉप को एक एटॉमिक मास 12 असाइन किया और उसी के कंपैरिजन में उसी के अकॉर्डिंग हमने रिलेटिव मास कैलकुलेट किया। तो रिलेटिव मास था 1/12 होता है द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो कार्बन 12 का एक एटम दे रखा है, उसके मास का 1/12 होगा। देन we move on to the Avogadro constant, that is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 and is defined as the number of atoms in exactly 12 gram of carbon 12 atom। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके बराबर ही क्या है, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, and that is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23, and the mole is the amount of a substance of a system that contains 6.022140076 into 10 raised to the power 23 specified elementary entities। अगर 1 मोल की डेफिनेशन है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें इतने एटम्स या एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं उसे 1 मोल कहते हैं। एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। कि अगर 1 मोल सब्सटेंस का मास लेते हैं तो मोलर मास है। For example, the molar mass of carbon is 12. Yeah, so this is what we have learned from this chapter. We had learned law of conservation of mass, law of definite proportion, then the definition of atom, then molecule. What are the chemical formulas? We come to know about the polyatomic ions also. Then if we know the valency of element, we can find out their chemical formula. In ionic compound, the valency is always equal to the charge on them. Scientists use relative atomic mass for comparing the mass of different elements, and carbon 12 isotope is taken as reference element. Avogadro constant is equal to the number of atoms exactly in 12 gram of atom, या 1 mole of any atom, and the mole of substance for a system, mole is the amount of substance of a system which contains this much specified elementary entities, and mass of 1 mole of substance is called molar mass. So hope you understand the chapter now completely what you have learned. Okay, thanks for watching this video.